हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम पहुंच चुके हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। हमें दिया हुआ है। अब देखो, हम यहाँ से कैलकुलेट हमें करना क्या है। इन्होंने बोला है कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर में हमारा होता क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, क्योंकि इसने क्या दिया है, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर में हम कैलकुलेट करते हैं मोलैरिटी को, इसलिए हम नाइट्रिक एसिड की हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। और जो नाइट्रिक एसिड का जो सैंपल है उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसकी जो डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर है। और जो नाइट्रिक एसिड है वो 69% है टोटल। मतलब कहने का क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, हम 100 ग्राम यहां पे मान लेते हैं। हमारा टोटल सॉल्यूशन है जो वो 100 ग्राम है। और यहाँ पे डेंसिटी भी हमें सॉल्यूशन की दी हुई है 1.41। डेंसिटी भी हमें सॉल्यूशन की गिवन है, जो कितनी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर में। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें पता हो, मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम चाहिए लीटर के अंदर, मास चाहिए हमें, जो सोल्यूट है, सोल्यूट हमारे पास है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, मतलब कि HNO3 हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे मास कितना है नाइट्रिक एसिड, उसने 69% दिया। 69% का मतलब हम उसको 69 ग्राम ही बोल लेंगे। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो निकाल लेंगे। मास और डेंसिटी हमें पता है, तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का रहेगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास हमारे सॉल्यूशन का 100 ग्राम, डेंसिटी है इसकी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, और ये 100 ग्राम हमारा दिया हुआ है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा जो 70.9 मिलीलीटर भाई। ठीक है, हमारा वॉल्यूम सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। अब हमारे पास जो सोल्यूट है उसका मास हमें पता होना चाहिए कितना है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारे पास क्या है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसका है कितना 69 ग्राम हमें दिया हुआ है। और इसका मोलर मास भी हमें पता होना चाहिए भाई। तो मोलर मास क्या रहेगा इसका, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा हमारा 63 ग्राम पर मोल हमारा मोलर मास हो जाएगा यहाँ पे HNO3 का। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का कितना रहेगा 14, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 3 × 16, तो टोटल 63 ग्राम पर मोल हमारा यहाँ पास। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला, सबसे पहले क्या होगा हमारा मास ऑफ जो सोल्यूट हमारा नाइट्रिक एसिड, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है 69 ग्राम है, उसको डिवाइड करें हम मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ, जो हमारा कितना है 63 ग्राम पर मोल है भाई। और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे आया है मिलीलीटर में है भाई। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, इसको 1000 हम करेंगे तो हमारा ये लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करके लीटर में कर देता हूं, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 70.9 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से हमारी जो मोलैरिटी है वो लगभग हमारी आती है 15.4 मोल पर लीटर। ठीक है भाई, ये हमारा। अब मैंने देखो भाई, ये मुझे पता कैसे चला कि मेरे को मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता होना, क्योंकि इसने बोला है कि यहाँ पे
मोल पर लीटर के अंदर कंसंट्रेशन निकालनी है, जो कि सिंपली बोल रहे हैं कि मोलैरिटी यहाँ पे हमें निकालनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी को निकालने के लिए, सिंपली मोलैरिटी को निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए मास कितना है हमारे सॉल्यूट का, मोलर मास कितना है सॉल्यूट का, और टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सभी निकाल लिया जो हमें गिवन था उससे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। यहां पे दिया हुआ है 100 ग्राम हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हमारे पास 100 ग्राम है, उससे हम कितना कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो मोलिकुलर मास है कॉपर सल्फेट का वो कितना है। मोलिकुलर मास निकाल लेंगे कॉपर सल्फेट का ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका मोलिकुलर मास हम निकालेंगे। कॉपर का होता है हमारा 63.5 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16, इसको कैलकुलेट करने से हमारा आ जाएगा ये 159.5 हमारा आ गया मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहां से हम जो मोलिकुलर मास दिया हुआ है उसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ग्राम में अगर हम इसको ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं तो हमारा ये हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास होगा कॉपर सल्फेट का 159.5 ग्राम में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है, कितना हम इसमें से निकाल के ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका कहने का है हमें पता है 159.5 ग्राम के अंदर कॉपर कितना है, 63.5 ग्राम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट हैव कॉपर कितना है भाई हमारे पास 63.5 ग्राम। तो 100 ग्राम के पास, तो 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम हमारे पास कॉपर सल्फेट है तो उसके पास कॉपर कितना होगा, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर कितना होगा, तो सिंपली हम इसको लिख देंगे इंटू 100 ग्राम में हमें निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करने से हमारा आएगा 39.8 ग्राम हमारा कॉपर यहां से ऑब्टेन कर लेंगे। तो सिंपल है ये। नेक्स्ट हमारा डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। यहाँ पे इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली हमें इनका दिया हुआ है परसेंटेज। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया है अभी इसका, उसके अंदर हमने इसका सेम क्वेश्चन था जिसमें इंपिरिकल फार्मूला हमने आयरन के ऑक्साइड का ऑब्टेन किया था। तो सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए हमें इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ता है, जो हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप थर्ड क्वेश्चन देख लें एक बार दोबारा से, उसके अंदर हमने इंपिरिकल फार्मूला आयरन के ऑक्साइड का निकाला था ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, जो हमारा आया था Fe2O3। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलिकुलर फार्मूला, और जो मोलिकुलर फार्मूला होता है उसका रिलेशन होता है भाई N इंटू इंपिरिकल फार्मूला। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में मोलिकुलर मास दिया भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मोलिकुलर मास हमें नहीं दिया होता। जब हम n कैलकुलेट करना होता हमें, तो हम मोलिकुलर मास और इंपिरिकल फार्मूला के मास से हम क्या कर सकते हैं, n को कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पे हमें मोलिकुलर मास नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर देखेंगे कि कॉमन फैक्टर है या नहीं है। इसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड है उसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है। अब 2 और 3 के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इंपिरिकल फार्मूला हमारा क्या है, Fe2
O3, तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या रहेगा, Fe2O3 ही रहेगा, सेम टू सेम जो इंपिरिकल फार्मूला उसके जैसा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोलिकुलर मास हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ से कॉमन फैक्टर को देखेंगे, इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या आता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारा 9 क्वेश्चन, इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन फ्रॉम द, जो डाटा इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर डाटा दिया हुआ है क्लोरीन 35 का आइसोटोप दिया है, क्लोरीन 37 आइसोटोप दिया हुआ है, उसकी नेचुरल अबंडेंस दी हुई है कितने परसेंट है दोनों की, और एटॉमिक मास दिया हुआ दोनों आइसोटोप का, रिलेटिव एटॉमिक मास उन दोनों का है कितना, वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करने का इसका सिंपल फॉर्मूला है, जो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का हमने पढ़ा भी है पहले। तो एवरेज एटॉमिक मास होता है जो एटॉमिक मास जो हमें कैलकुलेट करना है, वो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी आइसोटोप है, ठीक है, जितने भी आइसोटोप 1 2 3 4 जितने भी आइसोटोप हमारे पास, अब जैसे क्लोरीन 35 है, इसकी नेचुरल अबंडेंस 75.77% है और उसका एटॉमिक मास है 34.9689। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, जो इसका आइसोटोप है उसकी नेचुरल अबंडेंस की उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करूंगा भाई। ठीक है, तो पहला आइसोटोप क्लोरीन 35 है, उसकी नेचुरल अबंडेंस है 75.77 इनटू नेचुरल अबंडेंस है उसकी, उसकी जो नेचुरल अबंडेंस है 75.77 है और जो उसका एटॉमिक मास है 34.9689 है। ठीक है भाई, प्लस क्या करूंगा मैं, जो इसका सेकंड आइसोटोप है क्लोरीन 37, उसका भी ऐसे ही करूंगा मैं, उसका नेचुरल अबंडेंस की उसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 36.9659 और उसको मैं पूरे को डिवाइड कर दूंगा 100 से। अब मैंने इसको 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो नेचुरल अबंडेंस है दोनों की अगर मैं सम करके देखता हूं इनको, तो दोनों का कितना आता है, 100 ही आता है, इसलिए मैंने इसको नेचुरल अबंडेंस के साथ 100 से इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं अगर सोल्व करता हूं तो सॉल्यूशन मेरा आता है 35.5 यूनिट भाई। ठीक है, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं इसको सिंपली अगर इसको मैं राउंड ऑफ करके करता हूं, तो मैं राउंड ऑफ करके देखो 75.76 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई, इसको मैं 76 लिख सकता हूं, 75.77 को इनटू मैं करूंगा इसकी नेचुरल अबंडेंस 34.96 है, तो इसको मैं 35 लिख सकता हूं, प्लस मैं क्या करूंगा यहाँ पे 24.3, तो 24.3 को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 24 ही लिखूंगा राउंड ऑफ करके, और 30.96 को 36.96 को क्या लिखूंगा यहाँ पे 37 लिखूंगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 100 मेरा चल ही रहा है। जब इनको दोनों भी मल्टीप्लाई में करता हूं तो मेरी मल्टीप्लाई आती है यहाँ पे 2660 प्लस 888 यहाँ पे हो जाती है, डिवाइड बाय 100 है, और सॉरी 100 था यहाँ पे डिवाइड बाय। तो जब मैं इनका सोल्यूशन दोनों को सम करता हूं तो मेरा सम आता है 3448, 100 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरा आया जो मास है 30.548 यूनिट, और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो राउंड ऑफ करने के बाद क्या होगा 30.55 होगा, और इसको भी राउंड ऑफ करने के बाद क्या होगा 30.5 ही यहाँ पे होगा भाई, जो इसका एवरेज एटॉमिक मास हम क्लोरीन का लेते हैं। तो आप इसको सिंपली जो आपको दिया हुआ है वो करके भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको जो आपको वैल्यू दी है उनको राउंड ऑफ करके भी आप लिख सकते हैं, तो भी आपका ये सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन 3 मोल्स ऑफ द इथेन, इथेन हमें दी हुई है C2H6, कैलकुलेट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। ठीक है, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तीनों के अंदर जो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 1 मोल है जो हमारा 1 मोल ऑफ C2H6 इथेन, 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर हमारे पास क्या है, जो कार्बन के एटम कितने हैं, हैज मोल्स ऑफ कार्बन कितने भाई हमारे पास 2 मोल। ठीक है भाई, यहां पे C2H6 के अंदर कार्बन कितने भाई हमारे पास 2 मोल है, 1 मोल अगर हम किसका लेते हैं C2H6 का, लेकिन यहां पूछा है नहीं इन 3 मोल्स ऑफ इथेन,
तो 3 मोल के अंदर कितना होगा भाई? सो 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 हैज मोल्स ऑफ कार्बन। तो क्या हो जाएगा भाई, जब एक के अंदर 2 हैं तो 3 के अंदर कितने होंगे? सिंपली 6 मोल्स हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, सेकंड पार्ट इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं भाई? हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 46 हैं। ओ सॉरी 6 हैं। कितने हैं? 6 हमारे पास मोल हैं हाइड्रोजन के। तो सिंपली लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ इथेन हैज हाइड्रोजन मोल्स कितने हैं हमारे पास? हाइड्रोजन के मोल्स हैं 6 मोल्स हैं हमारे पास। ठीक है भाई। और 6 मोल्स है तो 3 मोल्स के अंदर कितना होगा भाई? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज 6 इंटू 3 18 मोल्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। अब थर्ड हमारा क्या होगा? इस थर्ड में पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब ध्यान देंगे नहीं बात भाई, अभी तक इसने पूछा था मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन अभी पूछा इसने मोलिक्यूल। ठीक है भाई, अभी क्या पूछा इसने? मोलिक्यूल। सो 1 मोल ऑफ इथेन हैज मोलिक्यूल्स। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे भाई? तो मॉलिक्यूल सिंपली हमें पता है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे एक मोल ऑफ इथेन के अंदर। लेकिन पूछा 3 मोल के अंदर है तो 3 मोल्स ऑफ इथेन हैज मॉलिक्यूल्स कितने होंगे भाई? यहाँ पे 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो सिंपली हमारा हो जाएगा ये 1.81 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पजल नहीं होना भाई आपको कि यहाँ पे मोल पूछा हुआ है, यहाँ पे मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। कभी आप यहाँ पे सिंपली मोल्स यहाँ पे लिखते रहें, क्योंकि यहाँ पे मोल्स दिया हुआ है और 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं 6.0 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल भाई। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल 1 मोल के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पूछता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के 3 मोल्स के अंदर, तो मैं इसको भी एवोगाड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई करता भाई। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाता है? इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाते हैं हाइड्रोजन के कितने हैं। ठीक है, यहां तक आपके आज 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।